हेलो स्टूडेंट्स, एजीविस्टा साइंस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पॉइजन इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पॉइजन इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ने से पहले अपन ने जो लास्ट थ्योरम की थी, ठीक है, लास्ट थ्योरम अपन ने क्या थी, मोरेरा थ्योरम की थी। मोरेरा प्रमेय, ठीक है, मोरेरा प्रमेय अपन ने की थी। तो अब देखो मोरेरा प्रमेय को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या थी मोरेरा थ्योरम? मोरेरा थ्योरम ये कहती है कि कोई एक से संबद्ध प्रदेश है, एक से संबद्ध प्रदेश जी में, एक से संबद्ध प्रदेश जी में परिभाषित एक फलन एफ जेड, एक से संबद्ध प्रदेश जी में परिभाषित एक फलन एफ जेड संतत है। ठीक है, ये फलन एक से संबद्ध प्रदेश जी में संतत है तथा प्रत्येक, या ये कहें तथा जी में प्रत्येक संवर्त कंटूर सी के लिए इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू क्या हो, इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन अगर सी के अलोंग करते हैं तो 0 आता है प्रत्येक समवर्त कंटूर के लिए। जी में कोई भी समवर्त कंटूर बनता है उसके लिए अगर सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0 आता है तो फिर अपन ये कह सकते हैं कि एफ जेड जो है वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। एफ जेड एनालिटिक है, ये अपन को प्रूफ करना था। ठीक है, इसको अपन रफली समझ लेते हैं एक बार। देखो क्या है कि एक प्रदेश है जी, एक से संबद्ध है, जिसके अंदर एफ जेड संतत फलन है, साथ में जी में प्रत्येक समवर्त कंटूर सी के लिए, जी के अंदर कोई भी समवर्त कंटूर है उसके लिए अगर उस कंटूर के अलोंग अपन एफ जेड का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमेशा 0 आता है। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि कॉची थ्योरम जो है, कॉची थ्योरम का जस्ट उल्टा है। कॉची थ्योरम तो क्या कहती है कि अगर कोई एक से संबद्ध प्रदेश जी में एक फलन अगर एफ जेड एनालिटिक है, एनालिटिक अगर है तो कोई भी क्लोज कंटूर उसमें अपन लेते हैं तो उस क्लोज कंटूर के अलोंग क्या होता है, एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 होता है। ये तो है कॉची थ्योरम, इसका विपरीत है मोरेरा थ्योरम। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या कैसे अप्रोच करूंगा वो मैं आपको बता दूं। देखो अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि कोई विश्लेषिक फंक्शन है, उस विश्लेषिक फंक्शन का अवकलज भी विश्लेषिक होता है। ये अपन ने पढ़ा था कि कोई भी एक विश्लेषिक फंक्शन है, मान लो एफ जेड, इसमें एफ जेड तो मान लो इसमें अपन ने ले रखा है, जी जेड कोई फंक्शन है, ये जी जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है, एनालिटिक फंक्शन है। तो इसका जो अवकलज होता है जी जेड डैश, ये भी क्या होगा, एक विश्लेषिक फलन होगा। ये अपन ने रिजल्ट कर लिया था। ठीक है, तो देखो इसमें मैं अप्रोच किस टाइप से करूंगा, मैं अप्रोच करूंगा कोई एक कैपिटल एफ जेड, कोई एक फंक्शन लेके चलूंगा कैपिटल एफ जेड इस प्रांत जी के अंदर। ठीक है, तो कैपिटल एफ जेड है, इसको मैं कोई फंक्शन लेके चल रहा हूं और मैं अगर इसको ऐसे दिखा देता हूं कि एफ डैश जेड जो है वो किसके बराबर है, इस स्मॉल एफ जेड के बराबर है, इस स्मॉल एफ जेड के बराबर है। अब स्मॉल एफ जेड के बराबर इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से एक चीज़ तो ये क्लियर होगी, एफ जेड देखो आपको फंक्शन इसमें थ्योरम में दे रखा है स्टेटमेंट में कि एफ जेड संतत फलन, इसका मतलब फलन एग्जिस्ट करता है, फलन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब एफ डैश जेड जो है, इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल एफ जेड है, कैपिटल एफ जेड का अवकलज इसके अंदर विद्यमान। अब कैपिटल एफ जेड का अवकलज विद्यमान है, जेड अपन ने लिया कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट इस जी का, इसका मतलब जी के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश जेड डिफाइन है, कैपिटल एफ डैश जेड डिफाइन है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है जी के अंदर। अब एफ डैश जेड विश्लेषिक फलन है और जो कि किसके बराबर है, एफ जेड के बराबर है। अपन को पता है जो थ्योरम अपन ने पढ़ी थी उस थ्योरम से अपन क्या कहते हैं कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन है उसका अवकलज भी क्या होता है, एनालिटिक होता है। तो अपन ये कहते हैं कि एफ जेड एनालिटिक है, यहाँ से कह सकते हैं क्योंकि एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है हर एक बिंदु पे। ठीक है, तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो एफ जेड एनालिटिक है, ये कह सकते हैं।
एफ जेड एनालिटिक है। अब एफ जेड एनालिटिक है तो अपन ये भी कह सकते हैं कि एफ डैश जेड है वो भी क्या होगा, एनालिटिक होगा। और एफ डैश जेड किसके इक्वल है, एफ जेड के इक्वल है, एफ जेड के इक्वल है, इसका मतलब एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा। ये अपनी अप्रोच रहेगी। मतलब अपन एफ जेड को डिफाइन करें, एक नया फंक्शन कैपिटल एफ जेड में इसमें डिफाइन करता हूँ, तो कैपिटल एफ जेड है उससे मैं ये कहूँगा कि कैपिटल एफ डैश जेड है वो बराबर आ रहा है किसके, स्मॉल एफ जेड की। अब स्मॉल एफ जेड उस पूरे प्रांत में डिफाइन है और फाइनाइट है, इसका मतलब एफ डैश कैपिटल एफ डैश जेड है वो भी क्या है, फाइनाइट और डिफाइन है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एफ जेड जो है वो इसमें एनालिटिक है, कैपिटल एफ जेड एनालिटिक है। अब एनालिटिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है वो भी एनालिटिक होता है, ये अपन ने पीछे एक थ्योरम पढ़ ली, ठीक है, तो वो भी एनालिटिक होता है। अब ये एफ डैश जेड भी एनालिटिक हो, इसका मतलब स्मॉल एफ जेड है वो भी क्या होगा, एनालिटिक। बस ये अप्रोच अपने को उसमें रखनी है, ठीक है। देखो अपन ये मान के चलते हैं कि ये मान लो कोई एक क्षेत्र है जी, ये एक जी कोई क्षेत्र जो कि एक से संबद्ध प्रदेश है। अब इस एक से संबद्ध प्रदेश में मान लो मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, एक तो जेड नोट ले रहा हूँ और एक चर बिंदु ले रहा हूँ, क्या, जेड। जेड मैंने लिया चर बिंदु, ये ले लिया मैंने फिक्स बिंदु। अब मान लो इसको मिलाने वाला पाथ मैं ये ले रहा हूँ C1 और फिर Z0 से Z की तरफ जाने के लिए दूसरा पाथ मैं ले रहा हूँ C2, ठीक है। अगर इन दोनों पाथ को मैं मिलाता हूँ तो एक क्लोज कंटूर बनता ही नहीं बनता, क्लोज कंटूर बनता है। और क्लोज कंटूर के लिए आपको क्या कहा गया है इस थ्योरम में कि क्लोज कंटूर के लिए एफ जेड इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर, मान लो मैं इस क्लोज कंटूर को गामा से लिख रहा हूँ, क्लोज कंटूर गामा एफ जेड सॉरी स्मॉल एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ये आपको थ्योरम में दे रखा है, ठीक है। क्लोज कंटूर बन रहा है। अब इस क्लोज कंटूर के लिए देखो ये मैं अगर वामावर्त दिशा में चलता हूँ तो C1 है ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, C2 क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0 सॉरी इज इक्वल्स टू माइनस, एक बार माइनस लें, माइनस इंटीग्रेशन C एफ जेड और डी जेड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ ये माइनस है, ये ध्यान रखें, ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि ये C1 ये C2, C1 एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, C2 एफ जेड डी जेड। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रेशन पाथ से इंडिपेंडेंट है, Z0 से Z की तरफ जाने वाले पाथ से इंडिपेंडेंट है, चाहे इस पाथ से जाओ चाहे इस पाथ से जाओ, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या है, Z0 से Z को मिलाने वाले पाथ से ये इंडिपेंडेंट रहेगा इंटीग्रेशन, ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Z0 से Z और एफ जेड डी जेड, जिसे अपन कहते हैं अनिश्चित समाकलन, तो अनिश्चित समाकलन के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। और इसको मैं डिफाइन करता हूँ, इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये कैपिटल एफ जेड है। कैपिटल एफ जेड कैसे है, Z0 आपने फिक्स पॉइंट लिया है, ठीक है, Z0 तो आपने फिक्स पॉइंट लिया है और ये क्या है, Z है, जो कि Z आपने चर बिंदु लिया है, इसके अंदर कहीं भी हो सकता है, चर बिंदु आपने लिया है। अब जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे उसके बाद में जब लिमिट रखेंगे तो Z0 तो फिक्स पॉइंट है, वो तो अचर हो जाएगा, चर बिंदु क्या रहेगा, Z। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा बनेगा, Z का फंक्शन बनेगा। तो Z का फंक्शन एफ जेड अपन ने ले लिया, हर एक बिंदु पर ये डिफाइन होगा, ठीक है। तो एफ जेड कैपिटल एफ जेड है, उसको मैं एक फंक्शन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल एफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Z0 टू Z और एफ जीटा डी जीटा, या जीटा भी लिख सकते हैं, या टी में लिखना चाहें तो टी में भी लिख सकते हैं, या वाई में लिखना चाहें एफ वाई डी वाई तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, एफ डैश जेड एग्जिस्ट करवाना है, एफ डैश जेड एग्जिस्ट करवाना है। अब एफ डैश जेड एग्जिस्ट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा कि इस जेड जो आपने जेड बिंदु लिया, इस जेड बिंदु के नज़दीक में, इसके सामीप्य में मैं एक बिंदु और लेता हूँ, क्या, जेड के नज़दीक, जैसे ये जेड बिंदु है तो इसके नज़दीक मैं लेता हूँ जेड प्लस एच बिंदु लेता हूँ, ठीक है। अब जेड प्लस एच बिंदु लेता हूँ तो एफ जेड प्लस एच क्या होगा, एफ जेड प्लस एच हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन Z0 टू Z प्लस एच और एफ जीटा और डी जीटा, ठीक है, यही होगा एफ जीटा डी जीटा। अब देखो इसके बाद अपन को तो कैलकुलेट करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना है। तो डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या करते हैं, एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन Z0 टू Z और एफ जीटा एफ Z0 टू Z प्लस एच और एफ जीटा डी जीटा और प्लस Z0 टू Z, ये माइनस के साथ आएगा क्योंकि माइनस से लिया ना, तो यहाँ आएगा माइनस और एफ जीटा डी जीटा, ये भी जीटा,
ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ से इसको Z02 Z प्लस एच एफ जीटा डी जीटा ऐसे रखते हैं। ये प्लस करेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी, Z2 Z0 हो जाएगी और एफ जीटा डी जीटा। अब देखो ये लिमिट क्या है, Z2 Z0 और इधर Z02 Z प्लस एच। आप इसको क्या लिख सकते हैं, Z2 Z प्लस एच एफ जीटा और डी जीटा। ये लिख सकते हैं अपन किसके बराबर में, एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड के बराबर। अब अगर मैं एच से इसको डिवाइड करता हूँ तो इधर भी मैं एच से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन को तो क्या दिखाना है कि एफ डैश जेड है वो बराबर है किसके, एफ जेड के। तो ये तो क्या निर्माण करेगा, यहाँ से एच टेंस टू 0 करता हूँ तो ये तो एफ डैश जेड करेगा। और अगर इसको मैं इक्वल दिखाना चाह रहा हूँ एफ जेड, तो इस साइड में अपन एफ जेड इसमें से घटा दें, कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड, ये कर दूं। फिर इसका मोड लेके अगर एप्सिलॉन पर डिपेंडेंट आता है इस साइड में, राइट साइड में कोई पद, तो एप्सिलॉन को अपन टेंड करवा सकते हैं 0 की तरफ, एप्सिलॉन को टेंड करवाएंगे 0 की तरफ है, तो अपने पास में इज इक्वल्स टू एफ जेड बन जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू, देखो ये पद अपने पास में था 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच और एफ जेड और डी जेड, यही पद बन रहा था, ठीक है। इसमें से आपको क्या घटाना है, स्मॉल एफ जेड घटा देना है, ठीक है। स्मॉल एफ जेड आपने इसमें से घटा दिया। अब देखो यहां से ये वाला जो पद है, चलो आगे लिख देता हूं, इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, हाँ देखो अपन ने क्या लिखा, कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एच और इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच और एफ जेड जीटा और डी जीटा, ठीक है। माइनस आपने क्या किया था, एफ जेड किया था। अब देखो इस एफ जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एफ जेड, ठीक है, और 1 अपॉन एच कर दिया, एच को यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड टू जेड प्लस एच और डी जीटा लिख सकता हूँ। देखो डी जीटा का समाकलन करेंगे तो जीटा आएगा, जीटा में लिमिट रखोगे जेड प्लस एच माइनस जेड, तो जेड से जेड कट गया, एच आएगा, एच से एच कैंसिल हो गए, एफ जेड बच जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन एच, ठीक है, और जेड टू जेड प्लस एच एफ जीटा माइनस एफ जेड, ठीक है, और डी जेड डी जीटा, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से अपन लेते हैं मोड, तो इसका मोड लेंगे कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड। इसका मोड लेते हैं तो इधर भी अपन मोड ले लेंगे, मोड लेंगे 1 अपॉन एच मोड इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच और एफ जीटा माइनस एफ जेड और डी जीटा। अब इसके बाद में मोड अंदर जाएगा इंटीग्रल के, तो लेस देन इक्वल हो जाएगा साइन यहाँ, 1 अपॉन मोड एच और इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच और एफ जीटा माइनस एफ जेड, ठीक है, और डी जेड डी जीटा लिख सकते हैं। अब देखो अपन को पता है कि एफ जेड जो है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या दिया गया आपको, संतत दिया गया है, संतत है, एफ जेड संतत है। देखो यहाँ जीटा जो है, जीटा आपने वेरिएबल लिया है, जीटा एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जो कि डिफाइन है जी के अंदर, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं एफ जीटा जो है ये क्या है, संतत है। अब एफ जीटा संतत है, तो एफ जीटा संतत, इसका मतलब जी के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। अब आपने कोई चर बिंदु जेड लिया था, तो इसका मतलब ये हुआ उस चर बिंदु जेड पे भी क्या होगा, संतत होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि एफ जीटा बिंदु जेड पर भी संतत है, जेड पर भी संतत है, ठीक है। जेड पर संतत है, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो कि इस प्रकार होगा कि एफ जीटा माइनस एफ जेड इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि जीटा माइनस जेड इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, देखो
ये वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से देखो लेस देन इक्वल आ रहा है ये 1/mod h, और इसकी जगह मैं एप्सिलॉन रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये एप्सिलॉन तो आ गया बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन z टू z प्लस एच और मोड डी जीटा। अपन को पता है कि मोड डी जीटा का मतलब क्या होता है, इस मोड डी जीटा का मतलब जो भी आपने चाप ले रखा है उस चाप की लंबाई। देखो अब अपन यहाँ क्या चूज करते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि जो इंटीग्रेशन था ये इंटीग्रेशन जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को मिलाने वाले पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, तो आप कोई भी पाथ उसमें चूज कर सकते हैं। तो अपन इसमें क्या कर रहे हैं, अपन इसमें स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं। ये एक जेड बिंदु और ये जेड प्लस एच है। अब जेड बिंदु और जेड प्लस एच कॉम्प्लेक्स में इसकी डिस्टेंस क्या होगी, जेड प्लस एच माइनस जेड का मोड, तो जेड से जेड तो कैंसिल हो गया यार, मोड एच इसकी डिस्टेंस है। इसका मतलब मोड जेड की जगह आप मोड जेड डी जेड इसका इंटीग्रेशन लेंगे जेड टू जेड प्लस एच स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो आप इसका मान क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू एच लिखेंगे। तो 1/mod h एप्सिलॉन और मोड एच। अब मोड एच से मोड एच कैंसिल हो गया, इधर से ये मान आ गया क्या, कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच और माइनस एफ जेड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, लेस देन इक्वल हो गया किससे, एप्सिलॉन से। अब एप्सिलॉन क्या है, एक स्वच्छ धनात्मक संख्या है, तो इस स्वच्छ धनात्मक संख्या को आप इस प्रकार से चूज कर सकते हैं कि ये 0 की तरफ टेंड करे। अब ये 0 की तरफ टेंड करेगा तो एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच, ये क्या होगा, स्मॉल एफ जेड के बराबर, या इधर अपन लिमिट लगाएं एच टेंस टू 0 तो भी क्या होगा, एफ जेड के बराबर आएगा। तो यहाँ से अपन ये लिमिट लगाने के बाद अपन इसको लिख सकते हैं क्या, कैपिटल एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ जेड। बस यही तो अपन को प्रूफ करना था। अब इससे आगे अपन क्या कह सकते हैं, देखो एफ डैश जेड मतलब जी के प्रत्येक बिंदु, जेड क्या लिया था आपने, 4 बिंदु लिया था, तो जी के हर एक बिंदु पे एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा कैसे, क्योंकि एफ जेड के बराबर है और एफ जेड प्रत्येक बिंदु पर संतत है। संतत है इसका मतलब एग्जिस्ट तो इसमें करता ही है, तभी तो संतत है। तो इसका मतलब जी के हर एक बिंदु पर एफ डैश जेड, कैपिटल एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है, कैपिटल एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब एफ जेड का ये क्या है, अवकलज है, तो एफ जेड का अवकलज हर एक बिंदु पर विद्यमान है। इसका मतलब कैपिटल एफ डैश जेड क्या होगा, विश्लेषिक फलन होगा। तो कैपिटल एफ डैश जेड विश्लेषिक फलन है। अब कैपिटल एफ डैश जेड, सॉरी कैपिटल एफ डैश जेड नहीं, एफ जेड क्या है, कैपिटल एफ जेड विश्लेषिक है, ये कह सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हर एक बिंदु पे इसका अवकलज विद्यमान है। ये विश्लेषिक अगर है, ठीक है, ये अगर विश्लेषिक है तो अपन ये कह सकते हैं कि थ्योरम से, जो अपन ने लास्ट थ्योरम की थी उससे अपन ये कह सकते हैं कि इसका अवकलज है वो भी क्या होगा, विश्लेषिक होगा। इसका मतलब एफ डैश जेड क्या होगा, विश्लेषिक होगा। अब एफ डैश जेड विश्लेषिक है और एफ डैश जेड किसके बराबर है, स्मॉल एफ जेड के, तो स्मॉल एफ जेड भी क्या होगा, विश्लेषिक होगा। ये अपनी थ्योरम थी। हाँ, तो देखो अब अपन करते हैं पॉइजन इंटीग्रल फार्मूला। देखो पॉइजन इंटीग्रल फार्मूला को हिंदी में बोलते हैं क्या, पवासों का समाकलन सूत्र। ठीक है, स्टेटमेंट इसका रहेगा थ्योरम का, यदि डिस्क सी मोड जेड इज लेस देन इक्वल आर को अंतर्विष्ट करने वाले क्षेत्र में एफ जेड विश्लेषिक फलन है, तो जेड इज इक्वल टू आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा और आर इज लेस देन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर के लिए एफ आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर इंटू आर कोस थीटा माइनस फाई और एफ कैपिटल आर ई रेस टू द पावर आयोटा फाई और डी फाई। ये अपन को प्रूफ करना है। देखो इसमें क्या दिया गया आपको कि डिस्क है सी मोड जेड इज लेस देन इक्वल आर। डिस्क मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो सर्कल है, सर्कल और उसके अंदर का जो एरिया है उसको लिया गया, इसमें को अंतर्विष्ट करने वाले क्षेत्र में एफ जेड विश्लेषिक फलन है, एफ जेड उसके अंदर विश्लेषिक फलन है। तो आर इज लेस देन आर का मतलब क्या है, आर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इसका मतलब ये है कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु इस सर्कल के कैपिटल आर वाली रेडियस वाले सर्कल के अंदर कोई बिंदु है जो कि इस सर्कल को एक नए सर्कल का निर्माण कर रहा है अंदर की तरफ। देखो अपन ये कह सकते हैं, ये तो मान लो अपना बाह्य सर्कल जो है, ये तो आपका सर्कल है कैपिटल आर रेडियस वाला। अब अंदर अपन कोई बिंदु ले रहे हैं, ठीक है, अंदर कोई एक बिंदु लिया है, वो अंदर वाले सर्कल पे देखो, जैसे ये मैं अंदर की तरफ एक सर्कल बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ये सर्कल है, इसकी रेडियस दे रखी है आपको स्मॉल आर। अब इस पे मैं कोई बिंदु लेता हूँ, ठीक है, इस पे मैं कोई बिंदु लेता हूँ, उस बिंदु के लिए फिर आपको ये इंटीग्रल फॉर्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बिंदु है ये, ठीक है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि यहाँ को z0 बिंदु है। जैसे मान लो मैं इसको लेता हूँ z0 बिंदु, ठीक है, तो देखो दिया गया है आपको, प्रूफ करते हैं अपन इसका।
दिया गया है कि एफ जेड डिस्क सी मोड जेड इज लेस देन इक्वल आर में विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है तथा माना Z0 अंदर वाले वृत्त C1, जिसको अपन ले रहे हैं C1, और मोड Z इज इक्वल्स टू आर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि Z इज इक्वल्स टू आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा पर एक बिंदु है, पर एक बिंदु है। ठीक है, चूंकि एफ जेड संवर्त कंटूर सी के अंदर तथा ऊपर, अंदर तथा ऊपर विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है। ये विश्लेषिक फलन है क्योंकि देखो आपको क्या दिया गया है, ये जो डिस्क है, इस डिस्क के अंदर और आर में, ये जो आर को इक्वल भी दिया गया इसका मतलब ये इसकी बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री पे भी क्या है, विश्लेषिक फलन है। अपन ये कह सकते हैं इस क्लोज कंटूर सी, इसको सी लिया है और अपन ने इसको C1 लिया है, तो सी के अलोंग, सी के ऊपर तथा अंदर एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन है तब अपन ये कह सकते हैं, तब कोसी समाकलन सूत्र से, कोसी समाकलन सूत्र से अपन क्या कह सकते हैं, एफ जेड नोट इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ जेड नोट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट और डी जेड लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि जेड नोट क्या है, इस जो सर्कल सॉरी क्लोज कंटूर, इस क्लोज कंटूर के अंदर ही तो बिंदु है, और अंदर कोई बिंदु होता है उस पर अपन कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला से उसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू अपन इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद देखो, चूंकि Z0 का वर्त C के सापेक्ष Z0 के सापेक्ष प्रतिलोम R स्क्वायर अपॉन Z0 बार होगा, जो कि वृत्त C के बाहर स्थित है। अब देखो Z0 के सापेक्ष, Z0 का वर्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु क्या होता है। देखो Z0 का वर्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु, तो प्रतिलोम बिंदु क्या होता है, कोई आपको सर्कल दे रखा है, ठीक है, इस सर्कल की रेडियस r आपको दी गई है। ठीक है, अब इसमें मैं कोई भी बिंदु Z0 लेता हूँ, ठीक है ना, कोई बिंदु मान लो मैंने यहाँ Z0 बिंदु लिया है, तो Z0 बिंदु जो लिया है इसका प्रतिलोम हमेशा एक तो इस वर्त से बाहर होता है, और इसका प्रतिलोम की डेफिनेशन क्या होती है कि मान लो इसका कोई बिंदु, मान लो मैंने यहाँ Z1 बिंदु लिया, तो ये Z1 बिंदु इस Z0 का इस वर्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु कहलाता है, इस वर्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु कहलाता है, यदि जो सर्कल आपने ले रखा है, सर्कल का सेंटर और जो बिंदु ले रखे हैं दोनों, वो तीनों चीज़ें क्या आनी चाहिए, कोलिनियर होनी चाहिए, मतलब एक ही रेखा में आनी चाहिए, एक ही रेखा में हो, और साथ में मोड Z0 इंटू मोड Z1 ये बराबर हो किसके, आर स्क्वायर के बराबर आए। तो अपन ये कहते हैं कि ये जो Z1 है, ये Z1 क्या होगा, इस Z0 का वर्त के सापेक्ष, इस वर्त के सापेक्ष इन्वर्स पॉइंट होगा। इस वर्त के सापेक्ष प्रतिलोम क्या कहलाएगा, Z0 का प्रतिलोम Z1 होगा, यदि जो सेंटर है, सेंटर और ये दोनों बिंदु एक ही रेखा में होने चाहिए, और साथ में Z0 इंटू Z1 मोड, दोनों का मोड का मल्टीपल जो है वो हमेशा आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो अपन इसको कहते हैं Z0 का प्रतिलोम। अब देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। Z0 आपने बिंदु लिया, मैं इसका कह रहा हूँ प्रतिलोम क्या है, आर स्क्वायर अपॉन
मोड जेड जीरो का बार, ये मैं इसका प्रतिलोम बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसका प्रतिलोम, इसका मतलब मोड जेड जीरो और जो इसका प्रतिलोम है इसका मोड करें आर स्क्वायर अपॉन जेड जीरो मोड, ये किसके बराबर आना चाहिए, आर स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो देखो इसको अपन सोल्व करते हैं। अब मोड जेड जीरो और मोड जेड जीरो बार हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, मोड जेड जीरो इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो रियल नंबर है और स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा, और मोड जेड जीरो का बार। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मोड जेड जीरो बार जो है वो बराबर होता है मोड जेड जीरो के, ठीक है। तो मोड जेड जीरो और मोड जेड जीरो तो कैंसिल हो गया, किसके बराबर आ रहा है, आर स्क्वायर के, और आर स्क्वायर के बराबर ये होना चाहिए। तो अपन ये कह सकते हैं कि जेड जीरो का वर्थ सी के सापेक्ष प्रतिलोम क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन जेड जीरो बार होगा, जो कि वर्थ से बाहर होगा। अब देखो ये वर्थ से बाहर है, अतः फलन एफ जेड अपॉन जेड माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड जीरो का बार वर्त सी के अंदर व ऊपर विश्लेषिक है। देखो ये इसके अंदर और ऊपर विश्लेषिक है कि नहीं है, एफ जेड विश्लेषिक फलन है, ठीक है। अब जहाँ ये इन्फाइनाइट बनता है ना, वहाँ ये विश्लेषिक नहीं होगा। अब इन्फाइनाइट कहाँ बनेगा, जब जेड का मान किसके बराबर हो, आर स्क्वायर अपॉन जेड जीरो बार के। अब आर स्क्वायर अपॉन जेड जीरो बार तो क्या इससे बाहर है, इसको भी मैं अगर मैं लिखूँ यहाँ, तो देखो आर स्क्वायर यहाँ आएगा, ये क्या, आर स्क्वायर अपॉन जेड जीरो बार, ये बिंदु इससे बाहर है, ठीक है, इससे बाहर है। इसका मतलब इसके अंदर तो ये हर एक बिंदु पे एनालिटिक होगा, क्योंकि इसके अंदर तो इन्फाइनाइट बनना नहीं है, तो इसके अंदर ये हर एक बिंदु पर एनालिटिक होगा, और इसके ऊपर भी इसका रोके क्या है, एनालिटिक है। ये इसके एनालिटिक है इसके अंदर तथा ऊपर। तो आप कोशी थ्योरम से इसको क्या कह सकते हैं, अतः हाँ देखो इसको यहाँ से मैं कर दूँ आपको, ठीक है। अब हाँ, अब देखो तो कोशी थ्योरम से अपन क्या कह सकते हैं, अतः कोशी प्रमेय से अपन ये कह सकते हैं कि सी इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस आर का स्क्वायर अपॉन जेड जीरो बार, ठीक है, डी जेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो का। ये अपन ने फंक्शन लिया जो कि एनालिटिक है सी के अंदर, तो सी के अलोंग अगर इस फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन करता हूँ जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आता है, जीरो के बराबर आता है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं, अतः दिस इम्प्लाइज 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी और जेड जीरो बार अपॉन जेड इंटू जेड जीरो और माइनस आर स्क्वायर और डी जेड, और साथ में क्या आएगा, एफ जेड क्या आ रहा है, इज इक्वल्स टू जीरो आता है। तो देखो जो एफ जेड जीरो का मान निकाला था अपने पिछले पेज पे, तो एफ जेड जीरो का मान क्या था, एफ जेड जीरो इज इक्वल्स टू था 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट और डी जेड, यही तो था। अब इसमें से मान लो मैं इसको जीरो को घटा देता हूँ, ये जीरो के बराबर है, तो जीरो को घटा देता हूँ, तो मैं लिखूंगा 1/2 पाई आयोटा सी जेड जीरो बार अपॉन जेड इंटू जेड जीरो, यहाँ बार आएगा, जेड जीरो बार माइनस आर स्क्वायर और इंटू डी जेड और एफ जेड, ये आएगा, क्योंकि जीरो घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई आयोटा सी, और ये हो जाएगा आपका 1 जेड माइनस जेड नोट माइनस 1 ये है आपका जेड नोट बार अपॉन जेड नोट बार माइनस आर का स्क्वायर और इंटू एफ जेड और डी जेड लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा, और सी जब इसको सोल्व करके लिखेंगे अपन, तो देखो जेड जीरो बार माइनस आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका जेड जीरो बार और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड जीरो बार का स्क्वायर, जेड जीरो बार, तो ये हो जाएगा आपका जेड जीरो और जेड जीरो, तो जेड जीरो और जेड जीरो बार ये आएगा, अपॉन में आ जाएगा जेड माइनस जेड जीरो
और ये आ जाएगा z(z)(0) माइनस r का स्क्वायर और इंटू dz, और साथ में fz भी इसकी fz, ठीक है, fz इंटू dz। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 पाई आयोटा c, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के साथ आएगा, ये तो इससे कैंसिल हो गया, इसका मान आएगा अपने पास में z0 mod स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन z माइनस z0 और z बार माइनस z नोट बार माइनस r स्क्वायर और fz dz। अब देखो चूँकि हाँ चूँकि नहीं लिखी, यदि z0 तो आपने किस पे बिंदु लिया है, z0 बिंदु लिया आपने तो अंदर वाले सर्कल पे, तो अपन z z0 को तो क्या लिख सकते हैं, z0 इज इक्वल्स टू अंदर वाले सर्कल के लिए क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r e⁻⁰ थीटा, तथा कैपिटल Z को अपन बाउंड्री पे ले रहे हैं बाहर वाले सर्कल के, तो कैपिटल Z को मैं लिख देता हूँ कैपिटल Z इज इक्वल्स टू कैपिटल R e⁻⁵ लेने पर, ले सकते हैं इनको लेने पर, देखो ठीक है। तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, fz0 इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा, ठीक है, और c की लिमिट तो क्या हो जाएगी, 0 से 2 पाई हो जाएगी, 0 से 2 पाई। अब मोड z0 स्क्वायर, तो मोड z0 स्क्वायर क्या आएगा, r स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन z माइनस z0, तो z की जगह तो क्या आएगा, z की जगह तो आ जाएगा कैपिटल सॉरी इस z की जगह तो आएगा कैपिटल R e⁻⁵, ठीक है, माइनस R e⁻⁵ थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका z इंटू z0 की पावर z0 बार, तो इसको अपन लिखेंगे z की जगह तो लिख रहा हूँ R e⁻⁵ ठीक है, और इंटू स्मॉल z0 का बार, स्मॉल z0 का बार को क्या लिखूँगा मैं, स्मॉल r e⁻⁻ थीटा, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है, और fz, तो fz की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल R e⁻⁵, और dz की जगह देखो, dz की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, R आयोटा e⁻⁵ और d फाई, ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह लिखेंगे R आयोटा e⁻⁵ और d फाई, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस आयोटा को तो बाहर ले लेते हैं, आयोटा से आयोटा तो कैंसिल हो गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा 0 से 2 पाई, ठीक है, और R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R e⁻⁵ माइनस R e⁻⁵ थीटा, और इसको लिख सकते हैं R R इंटू स्मॉल r कर दें, और e⁻⁵ माइनस थीटा माइनस R स्क्वायर, और ये यहाँ बचेगा आपका कैपिटल R e⁻⁵ और d फाई, ठीक है। अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, हाँ देखो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसमें से देखो अपन e⁻⁵ को कॉमन करते हैं, तो इसके साथ में क्या है, f e⁻⁵ भी है, कैपिटल R e⁻⁵। अब देखो 1/2 पाई आयोटा,
ठीक है। देखो इसमें से तो मैं बाहर कर रहा हूँ ई रेस टू द पावर आयोटा फाई को, जो कि इससे कट जाएगा, आर यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, 0 से 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर और एफ आर ई रेस टू द पावर आयोटा फाई अपॉन, इसमें से मैं ई रेस टू द पावर आयोटा फाई को बाहर करूँगा तो ये यहाँ बचेगा आर माइनस आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा माइनस फाई, और यहाँ से कैपिटल आर को बाहर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका आर ई रेस टू द पावर आयोटा फाई माइनस थीटा माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर नहीं माइनस का आर, और ये यहाँ बचेगा आर, ये कट ही गया तो इसका मान आ जाएगा डी फाई, और ये आयोटा जो था ये आयोटा बाहर आके इस आयोटा से यहाँ से ये कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ये आयोटा यहाँ कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब देखो हाँ, अब देखो अपन को प्रूफ क्या करना था। हाँ, अपन को प्रूफ करना है 1/2 पाई आयोटा 1/2 पाई 0 से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2r आर कोस थीटा। ठीक है, तो अब देखो अपन इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब देखो अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करें अपन तो 1/2 पाई 0 से 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर एफ आर ई रेस टू द पावर आयोटा फाई अपॉन, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो देखो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो अपने पास में मान आएगा आर कैपिटल आर स्मॉल आर ई रेस टू द पावर आयोटा फाई माइनस थीटा ई रेस टू द पावर फाई माइनस थीटा। ठीक है, और फिर माइनस का आर स्क्वायर और फिर माइनस आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ई रेस टू द पावर, देखो ये है आपका थीटा माइनस फाई, ये है फाई माइनस थीटा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका मान आ जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, और जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस और आर इंटू आर और ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा माइनस फाई और ये डी फाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं इसमें से माइनस कॉमन कर लेता हूँ, माइनस को कॉमन करेंगे 1/2 पाई 0 से 2 पाई, माइनस को कॉमन करके इसको विपरीत लिख दूंगा तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एफ आर ई रेस टू द पावर आयोटा फाई अपॉन, देखो माइनस को इसमें से कॉमन कर लिया तो ये तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका देखो ये स्मॉल आर, ठीक है, ये भी माइनस के साथ था तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं, तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो प्लस का 2 कैपिटल आर स्मॉल आर ई रेस टू द पावर आयोटा फाई माइनस थीटा। एक मिनट देखिए ये क्या था, ये तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो फाई माइनस थीटा था और ये था थीटा माइनस फाई, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक को माइनस को कॉमन कर लो और ये हो जाएगा आपका थीटा माइनस फाई। ठीक है, और ये तो है थीटा माइनस फाई, इसको अपन डबल नहीं करके ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस आर आर, ये है ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा माइनस फाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये था यहाँ डी फाई, दिस इज इक्वल टू ये लिखा जा सकता है 1/2 पाई 0 से 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एफ आर ई रेस टू द पावर आयोटा फाई अपॉन
कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो इस पद को अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें आर आर को अपन कॉमन कर लें, फिर ये जो इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो एक्सपेंड करेंगे तो देखो ये पद कटेगा। देखो मैं आपको बता दूँ, इसको एक्सपेंड करें, क्या है अपने पास में मान, आर आर को तो आपने कॉमन कर लिया, ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा, और ये है अपने पास में थीटा माइनस फाई, और प्लस ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा माइनस फाई, यही पद है। ठीक है, इसको जब खोलेंगे तो ई रेस टू द पावर, और इसको अपन इजीली ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो खोल के वैसे अलग करें तो अपॉन 2 इंटू 2 कर दें, इंटू 2 कर दें, तो ये किसका मान होता है, ये मान होता है कोस थीटा माइनस फाई का, और इंटू 2 है ही तो क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 2r कोस थीटा माइनस फाई। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, आर स्क्वायर और प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर और कोस थीटा माइनस फाई, ठीक है, और प्लस आर स्क्वायर इंटू डी फाई। यही अपन को प्रूफ करना था। इस साइड में क्या चल रहा था, एफ जेड जीरो, और एफ जेड जीरो को अपन ने क्या लिया था, एफ जेड जीरो को क्या लिया था आपने, स्मॉल आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा लिया था। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। यही क्या है, पॉइजन का इंटीग्रल फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो कुछ एक एग्जांपल्स हैं वो कर लें, फिर आपकी ये यूनिट जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, देखो एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मोड z इज इक्वल्स टू 1 साइन की पावर 6z अपॉन z माइनस पाई अपॉन 6 की पावर 3 और dz, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका मान अपन को ज्ञात करना है। देखो यहाँ क्या बन रहा है, z माइनस पाई बाई 6 की पावर 3 बन रहा है, तो ये पद किस टाइप का बन रहा है, z माइनस जेड नोट की पावर 3 का बन रहा है ना। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, चूंकि कोसी समाकलन सूत्र से हम जानते हैं कि, देखो उसके nवें अवकलज का सूत्र क्या था, nवें अवकलज का सूत्र था आपका एफ डैश, सॉरी एफ की एफ एन कर दें, एफ एन जेड नोट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन, जो भी आपको कर्व दे रखा है वो कर्व, और एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 और डी जेड। यही था एन विघात के लिए। एफ एन वा जो अवकलज है उसके लिए एफ एन जेड जीरो इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा, और सी एफ जेड जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 और डी जेड। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। अब देखो इस फॉर्मूले से यहाँ देखो क्या दिया गया आपको, जेड जीरो, तो इससे अपन कंपेयर करें इसको, तो जेड जीरो की जगह तो क्या है, पाई बाई 6 है, और एन की जगह क्या आ रहा है इसमें, अगर इसमें मैं इसको 2 प्लस 1 करता हूँ, एन की जगह इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ जेड जीरो इज इक्वल्स टू तो है पाई बाई 6, तथा एफ जेड इज इक्वल्स टू क्या है, साइन की पावर 6z। ठीक है, और तथा n इज इक्वल्स टू क्या है, 2 है। अतः एफ डबल डैश कर दें या 2 के लिए, एफ डबल डैश पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन मोड z इज इक्वल्स टू 1, और एफ जेड का मान क्या है इसमें, साइन 6z अपॉन z माइनस पाई बाई 6 की पावर 3 और डी जेड। और यहाँ ये ज़रूर लिख दें, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगता है जब ये जो साइन 6z एफ जेड का मान जो है ना, एफ जेड इस जेड मोड जेड इज इक्वल्स टू 1 के अंदर क्या हो, एनालिटिक हो। तो अपन को पता है कि साइन
की पावर 6 जेड है वो हमेशा इसके अंदर एनालिटिक होगा, क्योंकि साइन जेड जो है वो एनालिटिक होता है मोड जेड इज इक्वल्स टू 1 में। मोड जेड इज इक्वल्स टू 1 में साइन जेड एनालिटिक है, तो इसकी कितनी भी घात करें अपन वो भी क्या आएगी, एनालिटिक ही आएगी। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ से, अब देखो यहाँ से अपन इसका इस इंटीग्रल का मान है तो कैलकुलेट करना था, तो इस इंटीग्रल का मान कैलकुलेट करना, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एफ डबल डैश जेड चाहिए। तो एफ जेड क्या दे रखा है आपको, एफ जेड दिया हुआ है साइन की पावर 6 जेड। एफ डैश जेड निकालूंगा इसका तो क्या होगा 6 साइन 5 जेड और इनटू क्या होगा कोस जेड। फिर अगर अपन इसका फिर से करते हैं तो एफ डबल डैश जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो पहले मैं इसका अवकलन कर देता हूँ, तो ये तो हो जाएगा आपका 30 साइन की पावर 4 जेड और कोस जेड। ठीक है, और कोस जेड को एक बार इसको एज इट इज रखा, इसका अवकलन किया तो कोस जेड, अगर कोस जेड इसके मल्टीपल में आएगा कोस जेड, और फिर प्लस, अब इस बार क्या कर रहे हैं अपन, इसको एज इट इज रख रहे हैं 6 साइन 5 जेड, और कोस जेड का करेंगे तो साइन जेड हो जाएगा माइनस के साथ में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 30 साइन 4 जेड और कोस स्क्वायर जेड माइनस 6 साइन की पावर 6 जेड हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, एफ डबल डैश पाई बाई 6 ज्ञात करना है। एफ डबल डैश पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 साइन 4 पाई बाई 6 और कोस स्क्वायर पाई बाई 6 कोस स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस 6 साइन 6 पाई बाई 6 पाई बाई 6। अब देखो इसका मान क्या होता है 30 साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 की पावर 4 कर दें इनटू कोस पाई बाई 6 का मान कितना होता है √3/2, सॉरी इसका मान कितना आएगा पाई बाई 6 का √3/2। ठीक है, √3/2 और इसका करेंगे अपन स्क्वायर माइनस 6 साइन, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा 1/2 और की पावर 6। इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये तो आएगा आपका देखो 1/2 की पावर 4 कर रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका 1/16 और ये 30 इंटू इसका स्क्वायर करोगे आप तो कितना आएगा 3/4 और माइनस ये आ जाएगा आपका 6 इंटू, देखो इसमें से मैंने क्या किया 1/2 की पावर 4 को तो बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1/4। ठीक है, अब देखो ये मान आएगा अपने पास में 1/16 और ये हो जाएगा आपका 15, तो 15 इंटू 3 45/2 और माइनस ये हो जाएगा आपका 3/2, तो इसका मान आ जाएगा 1/16 और 45 माइनस 3 कितना हो गया 42, तो 42/2 और ये हो जाएगा आपका कितना 21/16। तो आंसर कितना आएगा, इस इंटीग्रल का मान कितना होगा, इंटीग्रल मोड जेड इज इक्वल्स टू 1 और साइन की पावर 6 जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई 6 की पावर 3 और डी जेड इज इक्वल्स टू 21/16। ठीक है, इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। हाँ देखो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन था, यहाँ अपन ने ये 2/2 पाई आयोटा नहीं लिया था, तो यहाँ आप लें क्या 2, क्योंकि यहाँ क्या आता है n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा आता है, तो यहाँ 2 आएगा और 2 फैक्टोरियल लेते हैं तो 2 ही होता है 2/2 पाई आयोटा, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जाएगा 1/पाई आयोटा, 1/पाई आयोटा आएगा। तो लास्ट में इसके जो आंसर आएंगे, आंसर में यहाँ क्या आएगा, क्योंकि ये पाई आयोटा इधर मल्टीप्लाई होगा, पाई आयोटा इस साइड में मल्टीप्लाई, या तो यहाँ करो यहाँ 1/पाई आयोटा करो, अगर यहाँ नहीं करते तो इसको इस साइड में लेके आएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा फिर पाई आयोटा जाएगा, पाई आयोटा, ये इसके आंसर आएंगे। ये छोटा सा करेक्शन आपको करना है। ठीक है,
क्वेश्चन है कॉची समाकलन सूत्र से सिद्ध करो। फर्स्ट इसमें है मोड z इज इक्वल्स टू 2 और 9z² माइनस आयोटा z और प्लस 4 अपॉन z इंटू z² प्लस 1 और dz इज इक्वल्स टू 18 पाई आयोटा। ठीक है, ये प्रूफ करना है अपन को। और साथ में सेकंड में इसमें ले रहा हूँ इंटीग्रेशन मोड z इज इक्वल्स टू 2 और z माइनस 3 कोस z अपॉन z माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर और dz इज इक्वल्स टू 8 पाई आयोटा। ठीक है, ये अपन को दो क्वेश्चन करने हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। फर्स्ट है मोड z इज इक्वल्स टू 2 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन, ये z² है, ध्यान रखें 2 है ये, अपॉन z और z² प्लस 1। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे पहले। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करें, देखो किस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं अपन इसको। ये हो जाएगा मोड z इज इक्वल्स टू 2 और आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लें। देखो z 1 अपॉन, इसको मैं लिखूँ, देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार तो ऐसे लिख दो 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z इंटू z माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा लिख सकते हैं। क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं आप, z² माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर करते हैं तो ये z प्लस आयोटा, z माइनस आयोटा और dz। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन आपको करने हैं। देखो इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन आएंगे, देखो 1 अपॉन z। ठीक है, और मैं कर देता हूँ इसको a अपॉन z माइनस प्लस b अपॉन z माइनस आयोटा और प्लस c अपॉन z प्लस आयोटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये a z² प्लस 1 आएगा और प्लस bz इंटू z प्लस आयोटा और प्लस c z माइनस आयोटा इंटू z। ठीक है, और ये बराबर आएगा किसके, 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 के। ठीक है, तो यहाँ से देखो az² प्लस a प्लस bz² प्लस b आयोटा प्लस cz² माइनस c आयोटा z। ठीक है, यहाँ भी b आयोटा z आएगा। अब देखो यहाँ से मैं कंपेयर करता हूँ, देखो इनको z² a प्लस b प्लस c, ये तो क्या है z² का गुणांक। फिर z का गुणांक क्या, आयोटा z का गुणांक क्या होता है, क्या है b माइनस c आयोटा z और प्लस कांस्टेंट इसमें क्या बन रहा है, केवल और केवल a बन रहा है। तो इज इक्वल्स टू क्या है 9z² माइनस आयोटा z और प्लस का 4। तो देखो यहाँ से a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू तो आएगा कितना 9 और b माइनस c आएगा कितना माइनस का 1 और a इज इक्वल्स टू आएगा कितना 4। तो ये मान अपन इसमें रिप्लेस करें, देखो a का मान 4 इसमें रिप्लेस करूँगा मैं, तो b प्लस c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 और b माइनस c कितना आ रहा है माइनस का 1। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो जोड़ूंगा तो क्या आएगा 2b इज इक्वल्स टू होगा 4 और b इज इक्वल्स टू आ रहा है 2 और b इज इक्वल्स टू 2 मैं इसमें रिप्लेस करता हूँ तो c इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते, देखो a का मान तो 4, b का मान 2 और c का मान 3।
ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, एक ही जगह तो कितना आ रहा है 4, तो 4 अपॉन जेड, ठीक है, माइनस मोड जेड इज इक्वल्स टू 2 और माइनस इसको आप लिख सकते हैं, सॉरी माइनस नहीं प्लस है, बी की जगह आ रहा है 2, तो 2 अपॉन जेड माइनस आयोटा और प्लस 3 अपॉन जेड प्लस आयोटा और डी जेड, ये लिख सकते हैं। देखो इनको अलग अलग मैं लिख देता हूँ, मोड जेड इज इक्वल्स टू 2, ये तो आ रहा है आपका 4 अपॉन जेड माइनस 0, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस इंटीग्रेशन मोड जेड इज इक्वल्स टू 2 और ये है आपका 2 अपॉन जेड माइनस आयोटा डी जेड, यहाँ भी डी जेड, और ये हो जाएगा आपका मोड जेड इज इक्वल्स टू 2 और 3 अपॉन जेड प्लस आयोटा और डी जेड। अब देखो आपको ये चेक करना पहले तो कि ये जो बिंदु आ रहे हैं जेड 0, क्या ये मोड जेड इज इक्वल्स टू सर्कल के अंदर होंगे कि नहीं, सर्कल है 2 रेडियस का, तो 0 इसके अंदर ही आएगा, सेंटर है इसका, 0 अंदर आएगा, और मोड जेड इज इक्वल्स टू आयोटा भी इसके अंदर ही आएगा, और जेड इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा वो भी अंदर आएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ अपन कोसी इंटीग्रल जो फॉर्मूला है वो आप लगा सकते हैं। अब देखो कोस इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे, एफ जेड का मान कितना आ रहा है, इसमें भी कांस्टेंट है 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो कोस इंटीग्रल फॉर्मूले से आप इसका मान क्या लिखोगे, देखो ये 1/2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई होता है, तो आप इसको लिखते हैं एफ जेड 0 से, तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये 2 पाई आयोटा, तो 2 पाई आयोटा, इसका मान तो कितना आएगा 2 पाई आयोटा 1, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू 2 और ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू 3, कितना आ गया मान, ये तो हो गया 2 पाई आयोटा, ये हो गया 4 पाई आयोटा, ठीक है, और प्लस ये हो गया आपका 6 पाई आयोटा, ठीक है, तो इसका मान कितना आया अपने पास में, एक मिनट, 2 पाई आयोटा, हाँ, तो ये हो गया 12 पाई आयोटा, सॉरी इसका मान कितना 4 है ना, 1 नहीं है 4 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 8, तो क्या आएगा इसका मान 18 पाई आयोटा, यही अपन को प्रूफ करना था, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन अपन करते हैं, z माइनस 3 कोस जेड, सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन z माइनस 3 कोस जेड अपॉन z माइनस 3 कोस जेड अपॉन z माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर, z माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर, और यहाँ इंटीग्रेशन आपको सॉरी क्षेत्र दे रखा है मोड जेड इज इक्वल्स टू 2 और डी जेड। अब देखो ये तो सीधा फॉर्मूला है सेकंड इंटीग्रल फर्स्ट इंटीग्रल के लिए, देखो सिंस एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 पाई आयोटा, और जो भी आपको सी दे रखा है, और एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर डी जेड, यही होता है। अब देखो यहाँ एफ जेड तो क्या दे रखा है आपको z माइनस 3 कोस जेड, जो कि वर्त मोड z इज इक्वल्स टू 2 के अंदर तथा ऊपर विश्लेषिक है अतः सॉरी विश्लेषिक है तथा पाई बाई 2 मोड z इज इक्वल्स टू 2 के अंदर एक बिंदु है कि नहीं, ये बिंदु ये चेक करें। देखो बिंदु कैसे चेक करोगे आप, ये पाई बाई 2 इसकी जगह रख के देखो, पाई बाई 2 का मोड पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2 कितना, तो पाई का मान कितना होता है 3.14, उसका हाफ करोगे आप तो क्या 2 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा, वो 2 से छोटा ही आएगा, तो 3.14 का अपन हाफ करते हैं तो वो 2 से छोटा आता है, इसका मतलब इस वर्त के अंदर ही होगा, ये इसके अंदर है, तो अपन इस फॉर्मूले से देखो क्या लिख सकते हैं, एफ डैश पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा और मोड z इज इक्वल्स टू 2 और z
ये आ जाएगा आपका z माइनस 3 कोस z अपॉन z माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे फॉर्मूले से, और डी जेड। तो अब ये इंटीग्रल तो ज्ञात करना है अपने को, ये ज्ञात करना है तो इसके लिए एफ डैश चाहिए अपने को। तो एफ डैश का मान क्या आएगा, एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा, जेड का तो हो गया 1 और माइनस 3 कोस जेड का हो जाएगा आपका साइन जेड प्लस के साथ में, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश पाई बाई 2 क्या आएगा मान 1 प्लस 3 साइन पाई बाई 2। अब 3 साइन पाई बाई 2, 1 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। तो इस इंटीग्रल का मान क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज मोड जेड इज इक्वल्स टू 2 जेड माइनस 3 कोस जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर, और डी जेड इज इक्वल्स टू आएगा आपका 4 इंटू 2 पाई आयोटा। तो ये हो जाएगा आपका 8 पाई आयोटा, ठीक है। ये मान अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी आज ये जो सेकंड यूनिट है, ये सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। 2 यूनिट आपकी कंप्लीट होगी। कल अपन थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे और थर्ड यूनिट में अपन पढ़ेंगे पावर सीरीज़। थैंक यू।